Hello students, welcome to CCS Academy. तो वी वर डिस्कसिंग आवर सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ और इसमें हमने कुछ टॉपिक जो है आपको लास्ट वीडियो में समझा दिया था, जैसे ट्रेड क्या होता है, हुंडी क्या होता है। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एंड जो हमारा अगला जो टॉपिक है फर्स्ट लेसन में वो है राइज ऑफ इंटरमीडियरीज। तो इंटरमीडिएट्स क्या होता है, इसको हिंदी में समझ लिए बिचौलिए। तो कोई भी समाज, इसको और भी होता है जो एजेंट होते हैं, ठीक है, या ब्रोकर होते हैं, ठीक है। जो कि आप जैसे आप लोग दुकान पे जाते हो तो दुकानदार जो सामान, जो आपको प्रोडक्ट बेचता है, आप कुछ भी समझ लिए, मैगी हुआ है, बिस्कुट बिस्किट हुआ, तो वो दुकानदार डायरेक्टली फैक्ट्री से नहीं लाता, वो फैक्ट्री से दुकानदार तक सामान पहुंचाते हैं होलसेलर। तो इन्हीं को आप समझ लीजिए एज ए ब्रोकर होते हैं। ये लोग क्या करते हैं, सिंपली फैक्ट्री से प्रोडक्ट ला के दुकानदार को देते हैं, ठीक है। तो ये जो इंटरमीडिएट्स जो होते हैं, ये हम लोग ट्रेड की बात करें तो ट्रेड में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। क्योंकि देखो, हर दुकानदार के साथ पॉसिबल नहीं है कि वो सीधा जाके जो है रॉ मटेरियल या फिनिश प्रोडक्ट जो है वो जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ से खरीद सके। ऐसी केस में ये इंटरमीडिएट्स या फिर ये ब्रोकर्स क्या करते हैं, ये ब्रोकर्स पुराने ज़माने से ही ये रॉ मटेरियल से लेके प्रोडक्ट जो है वो जो मेन सप्लाई जहाँ से हो रहा है वहाँ से लेके जो नीचे जो चैनल है, फाइनल कंजम्पशन से पहले जो दुकानदार हैं उन्हें ये डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ठीक है। तो आगे बात है अगला टॉपिक ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट की बात करें तो एंशियंट टाइम में जो मेन ट्रांसपोर्ट था वो क्या था, वो बेसिकली सड़क था और वाटर था, ठीक है। और सड़क पे कैसे होता था, लैंड और वाटर हुआ करता था, ठीक है। तो लैंड पे कैसे होता था, या तो फिर ये लोग घोड़ा गाड़ी का यूज़ करते थे या फिर बुलक कार्ट्स का यूज़ करते थे, ठीक है। लेकिन समय के साथ साथ जो है इसमें भी परिवर्तन आया, तो वो हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन हम लोग चूँकि अभी एंशियंट एरा की बात कर रहे हैं तो एंशियंट टाइम में कैसे जो है ट्रेड हुआ करता था उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आगे बढ़ते हैं। अब जैसे ये देखिए, अब मेरी टाइम ट्रेड वॉज अनदर इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क। तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ उस समय भारत में ही व्यापार हो रहा था, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में व्यापार हो रहा था। और जो पूरे विश्व में व्यापार हो रहा था उसमें जो है ये शिप्स का या मेरी टाइम ट्रेड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। जैसे इंडिया की बात करें तो ये आप देख सकते हो, मुजिरिस जो है एक मालाबार कोस्ट के पास, अभी जो कोचिंग के पास है, कोची के पास, वहाँ पर एक बहुत ही एंशंट हार्बर हुआ करता था। हार्बर मतलब जहाँ पर जहाज़ आके रुकता है, ठीक है। तो ये जो था इंटरनेशनल मेरी टाइम में बड़ा इंपॉर्टेंट हब था। यहाँ पर जो है विदेशों से जो है जहाज़ आते थे और यहाँ से जो है सामान खरीद के विदेश में ले जाते थे, या फिर फॉरेन से यहाँ पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हुआ करता था। अब इसी आगे तो देखिए कैलिकट जो था ये भी बहुत इम्पोर्टेंट मार्केट था, जहाँ से जो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था। यहाँ पर जो मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ था वो था पेपर, जिसे हम लोग बोलते हैं ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता था, और ये काली मिर्च हिंदी में बोला जाता है इसे। उस समय काली मिर्च जो था, अगर आप मिडिल ईस्ट के कंट्रीज़ में देखें, यूरोप और इंग्लैंड में देखें, तो भारत की काली मिर्च का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था। आप 9th 10th में पढ़े होंगे ये सारी चीज़ें, कि यहाँ से जो काली मिर्च जाते थे तो वो सोने के भाव में बिकते थे। वो लोग क्या करते थे, वो अपने मीट में, वो ठंडी के मौसमों में वो लोग मीट में काली मिर्च को जो है डाल के खाया करते थे, ठीक है। तो काली मिर्च का बड़ा ज़्यादा यहाँ से इंडिया से एक्सपोर्ट हुआ करता था। फिर उसके बाद मोती, फिर कॉटन, ये सारी चीज़ जो है इंडिया से जो है एक्सपोर्ट हुआ करती थी, ठीक है। इसी तरह से पुलिकट जो कि कोरमंडल कोस्ट पर, जो कि तमिलनाडु के पास है, वो भी जो है मेजर पोर्ट हुआ करता था उस समय व्यापार में, ठीक है। अब अगला जो टॉपिक आता है वो मर्चेंट कॉरपोरेशंस कौन हुआ करते थे। तो ये जो मर्चेंट होते थे, जो व्यापारी होते थे, उन्हें हम मर्चेंट बोलते हैं। तो ये जो व्यापारी होते थे ये कई देशों से आते थे। अब जब दूसरे देशों से आते थे तो ये अपना एक ग्रुप बना लेते थे, ये अपना ग्रुप बना लेते थे, ठीक है। तो ये जो ग्रुप इसलिए बनाते थे ताकि इनके इंटरेस्ट, मान लो अगर दूसरे देश में जा रहे हैं, ठीक है, अब दूसरे देश में जा रहे हैं तो मान लो वहाँ कोई इन पर हमला कर दिया तो क्या होगा। अगर अकेले रहेंगे तो कोई भी आकर मार देगा, लेकिन अगर ग्रुप में जाएंगे, कई सारे व्यापारी, इन लोगों का एक कमेटी रहेगा, तो ऐसे केस में कोई भी हमला नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से क्या होगा कि ये लोग का ट्रेड भी सेफली हो सकेगा। तो इसीलिए जो है ये मर्चेंट हुआ करते थे, जो दूसरे देशों से आते थे, ये अपना एक कॉरपोरेशन बना के आते थे, ठीक है। और इनका अपना रूल और रेगुलेशन अपना रहता था, और ये रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ ही ये व्यापार करते थे। इवन ये जो मर्चेंट का ग्रुप होता था ये सीधा राजा के पास जाता था, और राजा से भी अपने जो प्रॉब्लम्स होते थे ट्रेड में वो जाके शेयर करता था। तो इससे राजा भी सुनता था, क्योंकि कई सारे मर्चेंट हुआ करते थे। जैसे एक जो कॉरपोरेशन या ग्रुप बन रहा है उसमें कई सारे मर्चेंट होते थे। अब जब कई सारे मर्चेंट आएंगे तो राजा भी उनके बात को वैल्यू देगा। अब कोई अकेला मर्चेंट जाएगा तो उसको वैल्यू भी राजा कम देगा, ठीक है। तो ये जो मर्चेंट हुआ करते थे, अब यहाँ आप देख सकते हो कि मुगलों के ज़माने में आप ये एक
पेंटिंग है, तो यहाँ पर ये जो मर्चेंट है, ये पर्शियन मर्चेंट जो है ये जाके उससे टैक्सेशन में रियायत मांगते थे, जैसे कि कोई टैक्स कहीं कम करना या फिर कुछ और भी कंपनसेट करने के लिए राजा के साथ एक समझौता करते थे। तो ये सारी चीज़ें ये लोग मर्चेंट कॉरपोरेशन जो है ये करते थे। अब बात करेंगे हम लोग मेजर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट आइटम्स की, जो ज़्यादातर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हुआ करता था उस समय। जैसे हम लोग एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा स्पाइसेस, बीट, शुगर, इंडिगो, अफीम, सेसमी ऑयल, कॉटन, पैरट, लाइव एनिमल्स एंड एनिमल प्रोडक्ट जो है, ये सारी चीज़ें हम लोग उस समय एक्सपोर्ट करते थे या बेचते थे। और इंपोर्ट हम लोग क्या करते थे, ज़्यादातर हम लोग इंपोर्ट करते थे हॉर्स, एनिमल प्रोडक्ट, चाइनीज सिल्क, लेनिन, वाइन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे या खरीदा करते थे उस ज़माने में। अब हम लोग बात करेंगे पोजीशन ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट इन वर्ल्ड इकोनॉमी 180 टू 1991। तो हमारी जो इंडियन इकोनॉमी की पोजीशन जो है वो कैसी थी उस समय। तो देखो, अगर हम लोग पहली शताब्दी से या फर्स्ट 1 to 7 सेंचुरी की बात करें, तो इंडिया जो था ये लार्जेस्ट इकोनॉमी था पूरे दुनिया का, ठीक है। और इसे जो है कई सारे जो है राइटर जो है ऑफन रिफर्ड एज स्वर्ण भूमि या स्वर्णद्वीप बाय मेनी राइटर्स एंड ट्रैवलर्स लाइक मेगास्थनीज, फाइयान, जैंगजुंग, और साथ में कई सारे और भी फिलोसफर थे जो कि आए यहाँ पे, और उन्होंने इंडिया को बहुत ही डेवलप्ड कंट्री के रूप में माना था, ठीक है, इकोनॉमिकली फ्लरिशिंग कंट्री के रूप में इंडिया को माना था। अब उसके बाद 18वीं शताब्दी में या 18th सेंचुरी में जब ब्रिटिश एम्परर इंडिया में जब कब्जा करने लगे, तो यहाँ से जो है इंडिया की इकोनॉमी जो है धीरे धीरे चेंज होने लगी, और यहाँ से जो है हम लोग एक्सपोर्टर से अब इम्पोर्टर होने लगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक्सपोर्टर, अच्छा एक्सपोर्ट सिर्फ एक्सपोर्ट क्या करते थे, सिर्फ रॉ ही मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे हम लोग, यहाँ से सिर्फ एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल करते थे और बाई करते थे फिनिश्ड प्रोडक्ट। मतलब इससे पहले हम लोग फिनिश्ड प्रोडक्ट बेचते थे, लेकिन अब क्या हम लोग सिर्फ रॉ मटेरियल बेच रहे थे अमेरिकन, सॉरी आपके ब्रिटेन को, और ब्रिटेन क्या करता था, प्रोडक्ट बना के हमें वापस भेज देता था। तो आगे बात करते हैं हम लोग, इंडिया बिगेन टू री इंडस्ट्रियलाइज। अब धीरे धीरे हम लोग री इंडस्ट्रियलाइज, तो इंडिया के जब आज़ादी हुआ, इंडिया का आज़ादी मिला, तो उसके बाद से जो है ये इंडिया ने अपने आप को फिर से रीबिल्ड करने की शुरुआत की, जिसकी शुरुआत जो है फर्स्ट फायर प्लांट जो है उससे हुआ, जो कि 1952 में हुआ, ठीक है। और ये पंडित नेहरू जी के जो है ये थॉट्स थे कि हमारे देश को, देखो किसी भी देश को अगर नींव मजबूत करना है, जैसे आपके देश में अगर आपको अपने देश को फ्लरिश करना है, मतलब बूस्ट करना है इकोनॉमिकली या किसी भी रूप में, तो सबसे पहले आपको बेसिक चीज़ चाहिए, जो कोर इंडस्ट्री को डेवलप करना होगा। जैसे हमारे जो है नेहरू जी जो हमारे प्रधानमंत्री थे, इन्होंने इसीलिए सबसे पहले इन्होंने कोर इंडस्ट्री, आयरन, स्टील, इन सब की इंडस्ट्री को डेवलप किया, क्योंकि जानते हैं कि आयरन, स्टील, एल्युमिनियम, ये सारी चीज़ें ही हैं जो कि आपको इंडस्ट्री सेटअप करने में ज़रूरत पड़ता है इन सारी चीज़ों का, ठीक है। मशीन बनाने में भी आपको इन्हीं सब का जरूरत पड़ेगा, तो सबसे पहले आप इनकी इंडस्ट्री सेटअप करो, तो इससे क्या होगा, बाकी इंडस्ट्री धीरे धीरे अपने आप सेटअप हो जाएंगे। तो ड्यू टू इम्पोर्टेंस वॉज गिवन टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स, स्पेस एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम, भारत जो है अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, ठीक है। उसके बाद टू ओवरकम द प्रॉब्लम्स ऑफ लैक ऑफ कैपिटल, राइज इन पॉपुलेशन, ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस, इन एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा, इंडिया relied heavily on borrowing from foreign sources and finally agreed to economic liberalization in 1991। तो 1991 से पहले जो भारत था, आप ये सारी चीज़ पढ़ चुके होंगे, भारत में क्या था, क्लोज इकोनॉमी टाइप में था। यहाँ पर जो है बाहर से अगर कोई आता था इन्वेस्ट करने के लिए, तो उसको बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है झेलने पड़ते थे, ठीक है। लेकिन 1991 के बाद भारत ने क्या किया, LPG स्कीम लाया, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इसके तहत क्या हुआ कि बहुत सारे फॉरेन कंपनी जो है भारत आई, और इससे भारत में जो इकोनॉमिक क्राइसिस जैसे सिचुएशन बन रहे थे, इतने सारे प्रोग्राम लाने के बाद भी भारत उस तरह से उभर नहीं पा रहा था। तो इसी वजह से 1991 के बाद जब LPG स्कीम लाया गया, तो इसके बाद जो है भारत के जो इकोनॉमी में एक डेवलपमेंट या एक बूस्ट आने लगा। तो आगे क्या है, इंडियन इकोनॉमी इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड टुडे, द हाईएस्ट ग्रोथ सेक्टर हैव बीन आइडेंटिफाइड विच आर लाइकली टू ग्रो एट रैपिड पेस। तो अब इस समय सिचुएशन क्या है, तो भारत जो है दुनिया की उभरती हुई अर्थव्यवस्था
तो जैसे रिसेंट इंडिया के जो सरकार है, भारत की सरकार, उनके कुछ और भी जो इनिशिएटिव थे उसने और भी इंडिया को आगे ले जाने में हेल्प किया, जैसे आपके मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20। तो इससे क्या हुआ, इकोनॉमी जो है इंडिया की बढ़ी, साथ में हमारे एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट और ट्रेड बैलेंस भी सही होने लगा। ठीक है। तो मेक इन इंडिया में क्या था कि हमें जो है सरकार ने इंकरेज किया कंपनीज़ को कि वो भारत में ही प्रोडक्ट बनाएं। स्किल इंडिया में क्या था, जो लोग थे हमारे इंडियन वर्कर्स जो लोग थे, इनको स्किल प्रोवाइड किया गया, इनको अच्छे जो है वर्कर के रूप में ढालने के लिए इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया गया। डिजिटल इंडिया में क्या था कि जो भी आप फॉर्म भर रहे हो सारी चीज़ें डिजिटली करने के लिए ज़्यादा प्रेरित किया गया। इससे क्या होगा, लेस पेपर वर्क होगा और काम भी